प्रिय विद्यार्थियों, दो टेस्ट हम लोग साइंस का देख चुके हैं और आज तीसरा टेस्ट होगा। ये टेस्ट कंसेप्चुअल है। क्वेश्चन इसमें जो है वो परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे और इसको बार बार रिवीजन में रखेंगे। इससे मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कंसेप्ट तगड़ा बन जाए और क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे टेट नंबर 3। टेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम्म, देखिए पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए में कि वायु की अपेक्षा जल में ध्वनि अधिक तेजी से गति करती है, ये सही है। ध्वनि की चाल इस वायु में 332 मीटर पर सेकंड और इसमें होता है 14, जल में 14, लगभग 1400 मीटर पर सेकंड। तो जल में ध्वनि का वेग अधिक होता है, सही है। दूसरा है कारण में कि माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। माध्यम की दृढ़ता ध्वनि की चाल को प्रभावित करती है, ये भी सही है। माध्यम अगर दृढ़ है तो ध्वनि की चाल अधिक होती है और माध्यम अगर दृढ़ नहीं है तो उसमें ध्वनि की चाल कम होगी, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या आर सही नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो गया। अब देखते हैं कि मानव की आहार, हाँ एक बार, अच्छा, हम्म, अब देखिए एक नंबर देखिए क्वेश्चन। दूसरा है कि मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग कौन सा है। मैंने वसा का पाचन पूर्ण रूप से कहाँ होगा, तो इसका पाचन हो जाएगा, इसका पाचन हो जाएगा क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत में वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है और वसा को पचाने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम लाइपेज है। वसा को पचाने वाला एंजाइम का नाम पूछता है, तो वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज है। यानी फैट्स मैंने वसा पर लाइपेज जब काम करेगा तो वसा टूट जाएगा, टूटेगा फैटी एसिड, फैटी एसिड अब प्लस ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल। कभी कभी पूछेगा कि वसा टूट करके क्या देता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और वसा को तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है, तो लाइपेज। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक पार्ट है जिसका नाम है इलियम। तो अगर कहा जाए कि भोजन का, पूरे भोजन की बात कर रहे हैं, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो इलियम में। अब इलियम छोटी आंत का एक भाग है। यहां तक क्वेश्चन कर सकता है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन ये देखें कि कैटरपिलर जिस पदार्थ के बने होते हैं,
कैटरपिलर जिस पदार्थ के बने रेशे का श्रवण करते हैं वह है, देखिए पहले कि कैटरपिलर एक प्रकार का लार्वा है। लार्वा में कही बच्चा, तो रेशम कीट का जो बच्चा होता है उसको हम लोग कहते हैं लार्वा। जिसे अंडा से जो निकला बच्चा उसी का नाम कैटरपिलर है। और कैटरपिलर एक रासायनिक पदार्थ का स्राव करता है जिसमें प्रोटीन होता है। तो रेशम का जो धागा हुआ वो प्रोटीन है, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा, प्रोटीन। तो अगर पूछेगा कि रेशम में कौन सा पदार्थ होता है तो प्रोटीन होता है। रेशम का स्राव कौन करता है तो रेशम कीट करता है। और रेशम कीट में अंडा से जो रचना निकलता है उसका नाम क्या है, लार्वा। और लार्वल स्टेज में ही रेशम का स्राव होता है। अगर पूछेगा कि रेशम का स्राव किस अवस्था में होता है तो लार्वल स्टेज में, जो कैटरपिलर आप कर रहे हैं। और वाणिज्यिक रूप से मैंने कॉमर्शियल रूप से अगर कहे कि रेशम का उत्पादन किससे होता है तब हो जाएगा आपका प्यूपा से ना, या कोकून से। यहां तक क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन हम लोग किए अभी, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 में है, ठीक है, हाँ हाथ से ठीक है। 4 नंबर, हाँ हाँ हाँ। कभी कभी अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन आ जाती है। इसका कारण यह है कि जिस ज्यादा आप काम करेंगे तो दर्द होने लगता है पेशी में, या ज्यादा दौड़ते हैं उसमें पेशी में दर्द होने लगता है। तो इसका कारण क्या है कि काम अगर परिश्रम का कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो वैसी स्थिति में पेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज चेंज हो जाता है लैक्टिक अम्ल में। इस तरह से लैक्टिक अम्ल का जहां जमा होगा वहां दर्द का एहसास होगा। एक कंसेप्ट रहा। अब चॉइस देखेंगे। यह है कि वायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न करती है। अवायवीय श्वसन होता है और अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होता है। अवायवीय श्वसन होता है और लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये देखिए अवायवीय का मतलब हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन रहता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। तो वैसी स्थिति में ग्लूकोज किस में टूटता है, लैक्टिक अम्ल में, और कुछ ऊर्जा भी बनता है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी। ये भी क्वेश्चन बहुत उपयोगी है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। मानव हृदय में धमनियों के विषय में सही वर्णन करें। देखिए धमनी और शिरा ये ब्लड वेसल्स कहलाते हैं, रक्तवाहिनी कहलाते हैं। तो धमनी की दीवार मोटी होती है और इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है ना। ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ब्लड तेजी से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचेगा। शिरा क्या रहता है, तो शिरा की दीवार पतली होती है, इसमें भाल्व लगे रहते हैं और इसमें अशुद्ध रक्त रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, लेकिन धमनी में प्योर ब्लड रहता है। अब हम लोग देखेंगे चॉइस। पहला चॉइस है कि धमनियों की भित्तियां पतली होती है, चलिए खत्म हो गया। दूसरा है कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है और इनके भीतर भाल्व होते हैं, इसमें भाल्व नहीं होता है, जैसा भी हम लोग देखे ये भाल्व नहीं होता है। ये भी चॉइस खत्म। अगला कि धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ में लचीला कहिए, और इनमें भाल्व नहीं होते हैं। इनमें रुधिर उच्च दाब पर बहता है, ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये धमनी क्या करता है कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाता है। अच्छा डी, धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, इनमें रुधिर निम्न दाब पर बहता है। नहीं, रुधिर का दाब ज्यादा होता है और ज्यादा दाब के कारण ब्लड लौटेगा नहीं और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। इसलिए कौन सा चॉइस आप लगाएंगे कि धमनियों की भित्ति मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ माने लचीला, लचीला होता है और इसमें उच्च दाब पर रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। कहां से, हृदय से। हृदय से शुद्ध रक्त उच्च दाब पर
धमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचेगा। तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया सी। चलिए 5 क्वेश्चन हुआ। 6 में देखेंगे, मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग है, यानी किस तरह से मूत्र आगे बढ़ता है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखें किडनी, सबसे पहले आपको देखना है किडनी, किडनी खुलता है मूत्र नली में, पहले यूरेटर इसको बोलते हैं, मूत्र नली, मूत्र नली में को यूरेटर कहा जाता है, यूरेटर। अब किडनी हो गया वृक्क, सबसे पहले वृक्क इसमें खुलेगा मूत्र नली में, जिसको यूरेटर कहते हैं। अब मूत्र नली खुलता है मूत्राशय में, जिसको आप यूरिनरी ब्लडर कहते हैं, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लडर। और उसके बाद मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा मार्ग यानी यूरेथ्रा, यही क्रम है। यूरेथ्रा के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो फिर इसे जान लीजिए कि पहले मूत्र जो बनेगा वो किडनी में बना, और किडनी में बनने के बाद इसमें मूत्र नली लगी होती है। अगर हम फिगर देखें तो इस तरह का फिगर है, ये देखिए फिगर भी मस्त हो जाता है। ये हो गया किडनी, किडनी में रक्त यूरिन बना, और यूरिन बना तो एक चौड़ी नली है जिसका नाम है पेल्विस, इससे होते हुए यूरेटर में आएगा, यही है यूरेटर में मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलेगा, ये मूत्राशय है, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर। और यहां से यूरेथ्रा द्वारा, ये देखिए मूत्र नली हुआ, मूत्र नली माने यूरेथ्रा द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलेगा, यूरेटर होगा मूत्रवाहिनी। यही क्रम है। और अब देखिए इसमें पहला है कि ब्रीक, मूत्र नली, मूत्राशय, मूत्र मार्ग है ना, ब्रीक, मूत्राशय, मूत्र नली, मूत्र मार्ग। देखिए ब्रीक, अब फिर दिया है मूत्राशय, गलत हो गया, ब्रीक का मूत्र मार्ग गलत हो गया, ब्रीक का मूत्राशय, तब मूत्र मार्ग और मूत्र नली बाद में दिया है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा नंबर। चलिए ए नंबर हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आगे अब देखिए, इसमें कि कोई ट्रेन किसी स्टेशन ए से 6/10/2021 को 22:15 पर चलकर किसी अन्य स्टेशन बी पर 8/10/2021 को 4:15 पर पहुंचती है। यदि इन स्टेशन के बीच की दूरी 1890 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो पहले तो जान लीजिए कि औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। पहले तो समय निकाल लीजिए, अब कुल दूरी दिया ही हुआ है 1890, समय अब यहां पर जोड़ना है 6/10/2021 को 22:15, फिर 7/10/2021 को अगर देखें 22:15 तक, तो 24 घंटा हो गया। टाइम जोड़िए 24 घंटा कितना तक, 22:15 तक, 22 और 23 24, 2 घंटा, और 24 के बाद फिर 4 बजे तक है, 4:15, तो 2 और 4 6 घंटा, इधर हो गया 6 घंटा और 24 घंटा,
24 और 6 30 घंटा हो गया। टोटल समय कितना लगा? 30 घंटा। फिर से 6/10/2021 को 22:15 से, तो हम 7 तारीख को देखें, 7/10/2021 को 22:15, तो 24 घंटा हो जाएगा। उसके बाद 22:15 से 23:15, 24:15, 2 हो गया। और 24 के बाद फिर 1 से शुरू होगा, तो 4, तो 4 और 2 6, तो यहाँ पर 24 36 घंटा हो गया। तो कुल दूरी कितना है? 1890, और कुल समय हो गया 30। कट जाएगा, कटेगा 6 तिया 18, 3 तियाई 9, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा में है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बी और डी दोनों में एक ही चॉइस है, ये बी लगाइए चाहे डी लगाइए, दोनों में सेम अंक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। और याद रखना है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे लगा कुल समय। अब इसमें समय देखना है कि कई घंटा लगा, तो 30 घंटा, और दूरी 1890 है, भाग देंगे तो आएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन 8 में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। अब देखिए क्या क्या है। पहला है कि उत्तल दर्पण सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। पहला चॉइस है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक मैंने कल्पना किया हुआ, मैंने आभासी या काल्पनिक एक ही चीज है। दूसरा, अवतल लेंस सदैव आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बनाता है, 2 हुआ। तीसरा, अवतल दर्पण वास्तविक और आकार में छोटे के साथ साथ आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, गलत है। आवर्धक लेंस की भांति उपयोग करते समय उत्तल लेंस वास्तविक और आकार में आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्धक लेंस बनाता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब, तो ये कट जाएगा, गलत है 1 नंबर। और छोटा नंबर यह है कि अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा ना, या आभासी प्रतिबिंब, वो बड़ा बनता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन कौन हो जाएगा? ए और बी। अब देखिए कि ए और बी किस चॉइस में है। ए बी, ए और बी, सी नंबर चॉइस, इसका हो जाएगा सी नंबर चॉइस। क्या नंबर हो गया क्वेश्चन? 8 हो गया। अब देखिए 9 नंबर। 9 में देखिए क्या है। 9 नंबर 9 में है कि जैव विविधता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अतः एक क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सबको सम्मिलित रूप से जैव विविधता के अंतर्गत रखा जाता है। पहले एक कंसेप्ट जान लीजिए और उसके बाद चॉइस पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए तो कि यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात जीव का उल्लेख करती है। तो ऐसा नहीं केवल प्राणी ही आएगा, पेड़ पौधे भी आएंगे। चलिए एक खत्म। दूसरा देखें कि यह किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाली एक विशेष प्रजाति के प्राणियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। तो विशेष जाति का नहीं बल्कि कई जाति इसमें रहेगा। पेड़ पौधे हैं तो हर एक तरह का पेड़ पौधे होंगे, जंतु हैं तो कई तरह का जंतु होगा, जैसे शेर, सियार, भालू, ना बाघ है, तेंदुआ, बहुत सारे जीव हैं। तीसरा कि यह किसी दिए गए उपस्थित विभिन्न प्रकार के पादप जात और प्राणी जात की प्रजातियों का उल्लेख करती है। अब देखिए किसी दिए गए क्षेत्र में बहुत सारे जीव जंतु होंगे, वो प्राणी होंगे और पौधे होंगे, सही है ये।
अच्छा, यह वनों में सबसे अधिक होती है, ये भी सही है। वन में अधिकतर ये विविधता पाई जाती है, क्योंकि वन में ही बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए यह वन में सबसे अधिक विविधता देखी जाती है। तो कौन कौन आंसर हो जाएगा? 3 और 4। तब देखिए 3 4 किस में है? 3 4 डी नंबर है, आंसर हो गया। चलिए आंसर हो गया डी। 9 नंबर हुआ 10 में। दस में ऊपर। अच्छा, कर देते। हाँ, अब देखिए कि कोशिका के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन चुने। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि गलत चुनना है, कि गलत इसमें कौन है, एक एक करके देखिएगा। पहला कि कोशिका की आकृति विशिष्ट से उसके कार्यों से संबंधित होती है, ठीक है। जिस प्रकार का कार्य होता है कोशिका का आकार उसी अनुरूप होता है। दूसरा, पादप में झिल्ली नहीं होती है, पौधे में भी झिल्ली होती है, ठीक है। जीवाणु में भित्ति उपस्थित होती है, सही है, जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है। और न्यूरॉन की आकृति तकली के जैसी होती है, नहीं, न्यूरॉन की आकृति होता है वृक्ष जैसा, शाखा निकलता है इसमें न्यूरॉन से, तो डेंड्रॉन डेंड्राइट्स कहते हैं। ये तकली तकली होता है शंकु रूप, तो शंकु के आकार का ही नहीं होता है ये, बल्कि ब्रांच्ड होता है ना, लंबा रहेगा, ब्रांच्ड रहेगा। तो ये हो गया गलत। और दो, पादप में झिल्ली नहीं होती है, पादप में झिल्ली होती है, ये भी गलत हो गया। तो 2 और 4 ये 2 गलत है, और गलत ही चुनना है। 2 और 4 किस में है? बी नंबर चॉइस, ये बी नंबर हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में देखिए, निम्न में से कौन सा कथन पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के संदर्भ में सही है? आगे क्वेश्चन इन है कि कौन सा कथन पौधे में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए। देखिए कि दोनों क्रियाएं पौधे में दिन के समय होती है। श्वसन तो दिन रात हमेशा होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, क्योंकि प्रकाश मिलेगा दिन में, लेकिन श्वसन दिन और रात हमेशा होते रहता है। चलिए खत्म हुआ। अगला है कि श्वसन की क्रिया रात में तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया क्या है कि दिन और रात हमेशा होता है, और लिखा है कि श्वसन की क्रिया रात में होती है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, श्वसन रात और दिन में होता है, श्वसन रात और दिन में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, सही है। और दोनों क्रियाएं रात और दिन में होती है, गलत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर, इसका आंसर सी। इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखना आवश्यक होता है, और इससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है। और अब हर एक परीक्षा टफ हो गया है, मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। आगे के नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। पहला, अतिसार। अतिसार को डायसेंट्री कहते हैं, रोगी बार बार मल त्याग करता है। और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। पहला अतिसार माने डायसेंट्री, और मलेरिया जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। पढ़ लीजिए चार चॉइस। टाइफाइड और क्षय रोग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। अब इनमें कौन सही है? तो देखिए, अतिसार और मलेरिया ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। ये प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और प्लाज्मोडियम है प्रोटोजोआ, और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। क्लियर है? अब दूसरा है कि टाइफाइड और क्षय रोग। तो टाइफाइड और क्षय रोग टीबी को कहते हैं, ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। यही लिखा है प्रोटोजोआ द्वारा, ही गलत हो गया। अगला, इन्फ्लुएंजा और खसरा
विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु को वायरस कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु ने वायरस द्वारा होने वाला रोग है, ये सही है, ये आपको सही है। और ये सही है। और पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, ये भी सही है। तो 3 और 4, किसमें 3 4 है? डी नंबर, तो चॉइस नंबर ना, चॉइस नंबर डी। अब जान गए कि मलेरिया और अतिसार प्रोटोजोआ द्वारा, टाइफाइड क्षय रोग जीवाणु द्वारा, इन्फ्लुएंजा खसरा, खसरा को मिजल्स कहते हैं, लाल लाल दाना जैसा रचना हो जाता है त्वचा में, और पोलियो और जुकाम, जुकाम सर्दी जुकाम जो होता है विषाणु द्वारा होता है। तो आपको सही हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा और खसरा विषाणु से, और पोलियो और अधिकांश जुकाम विषाणु से, ये 2 सही है, यानी 3 4। तो आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन। सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली रसायन जिनका उपयोग खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जाता है। अब देखिए, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए जीवाणु वगैरह न लगे। अगर जीवाणु लग जाएगा खाद्य पदार्थ में तो पदार्थ नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग भोजन को संरक्षित रखते हैं। अब संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है। कौन कौन? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों पदार्थ खाद्य का परिरक्षण में मदद करता है और खाद्य कुछ दिन तक सही रहता है। आंसर कौन सा आ जाएगा? तो आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन सब बहुत अच्छा है, और जितना टेस्ट होगा, टेस्ट का क्वेश्चन अब देखते जाएंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब परीक्षा में कम से कम क्वेश्चन जो मिला है सेट का, वो अवश्य देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए बलों पर विचार करें। अब देखिए, कई तरह के बल होते हैं, जैसे पेशीय बल, पेशी के द्वारा बल लगता है। चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगने वाला बल। घर्षण बल, जिससे आप चल रहे हैं तो आपके विपरीत पृथ्वी बल लगाती है, वो घर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। स्थिर विद्युत बल एक तरह का ये आवेशित बल हुआ। तो अब ये कह रहा है कि निम्न में से असंपर्क बल कौन सा है? देखिए, कुछ बल इसमें संपर्क से होता है, जैसे पेशीय बल है संपर्क, घर्षण बल है उस संपर्क से होगा। लेकिन चुंबकीय बल है तो चुंबक को एक दूसरे के निकट, मान के लोहा है और चुंबक को ले जाएगा तो चुंबक दूर से ही खींच लेगा, संपर्क नहीं किया लेकिन दूर से ही खींच लिया। तो बल का प्रभाव बिना संपर्क का है यहाँ, चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, अब गुरुत्वाकर्षण बल, कोई वस्तु को अगर हम यहाँ से छोड़े तो ये पृथ्वी पर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के संपर्क में नहीं है वस्तु, लेकिन इसको ये खींच रहा है। तो बिना संपर्क का जो बल काम करे उसको कहा जाता है असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्या हो जाएगा? 2 और 4, 2 और 4 हो गया। हाँ, एगो स्थिर विद्युत बल, ये आवेश द्वारा, एक आवेश दूसरे आवेश को खींचता है तो दूर से ही खींचता है। तो ये हो जाएगा आपको 2 4 और 5, 2 4 5 कमा चॉइस है, देख लीजिए। ये हो गया आपको सी में 2 4 और 5, आंसर हो जाएगा सी। अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट है, इतना क्वेश्चन हम लोग देख ले, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आगे बढ़े 15 में, कि दाब का एसआई मात्रक है न्यूटन, न्यूटन और टर लिख दिया है, कुछ नहीं है टर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, दाब के लिए लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल, में रटने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर फोर्स बाई एरिया होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। तो दाब के लिए आप न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन, अब बटे क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन अब प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां पर कोई नहीं है, न्यूटन अब प्रति मीटर स्क्वायर चाहिए, तो न्यूटन पर मीटर लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है। तो यहां होना चाहिए क्या, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर देना होगा तब आंसर सी होगा, और न्यूटन में बटा करना होगा तब आंसर सही होगा। ये इसमें मिसप्रिंट है, तो यहां पर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सी नंबर चॉइस बना दिए, तो 15 का हो गया सी। 16 जब किसी पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली, जब ऊन से जब रगड़िएगा तो पॉलीथीन की नली पर धन आवेश आ जाता है, कहें कि पॉलीथीन की नली से इलेक्ट्रॉन निकलता है और आ जाता है ऊन में। तो यहां पर देख लीजिए, कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धनावेशित हो जाती है, पॉलीथीन की नली ऋण आवेशित हो जाती है जबकि कपड़ा धनावेशित होती है, तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेश अर्जित कर लेती है, धनावेशित हो जाती है जबकि कपड़ा ऋणावेशित होती है, तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेती है। तो क्या हो जाएगा, कपड़ा धन आवेशित हो जाती है और नली हो जाएगा ऋण आवेशित, कपड़ा हो गया धन आवेशित। तो कपड़ा से, इसका मतलब हुआ कि कपड़ा से इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, पॉलीथीन नली में। तो जिससे इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस पर ऋण आवेश। ये हो जाएगा ए नंबर, 16 का ए हो गया। 17 नंबर देखते हैं, 17 नंबर, कि कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतन करती है, यदि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतित किरण और तदनुरूपी परावर्तित किरण के बीच कितना कोण होगा। ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा और समझने के बाद आंसर करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। देखिए जैसे कहे वैसा कीजिए, पहले की किरण आपतित हो रही है, या आपतित माने किरण आ रही है और यहां से किरण लौट रही है, ये अभिलंब रहता है इसे। तो आपतित किरण, और ये दर्पण है, समतल दर्पण हुआ ये, है ना, ये समतल दर्पण का पृष्ठ हुआ। तो आपतित किरण और इसके पृष्ठ के बीच कितना डिग्री का कोण दिया है, 40 डिग्री। देखिए ये 40 डिग्री हुआ। परावर्तित किरण है, इसको कहते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। तो जितना ये वाला हुआ 40 डिग्री, तो उतना ही होता है ये परावर्तित किरण वाला, 40 डिग्री ये हुआ। चलिए 40 और 40 कितना हुआ, 80। और यहां से यहां तक अब पूछ रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण, माने ये कोण पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि यहां से यहां 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जो हुआ उसमें 40 40 80 घट जाएगा, तब ये बचेगा, तो 80 घटा दीजिए, ये बचेगा 100 डिग्री सी ना, इतना देखना पड़ेगा, 100 डिग्री सी। अब कह रहा था कि पृष्ठ और आपतित किरण के बीच 40 डिग्री, तो पृष्ठ ये ना हुआ और आपतित किरण 40 डिग्री, तो जब 40 से हुआ तो इधर भी 40 हुआ, क्योंकि परावर्तित किरण पृष्ठ में भी 40 डिग्री, ये कोण के बराबर होता है। और रह गया इतना। अब आप जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक 180 डिग्री, तो 40 40 80 घट जाएगा 180 में, तो कितना बचेगा, 100 डिग्री, डिग्री सी कह रहे हैं, 100 डिग्री, डिग्री सेल्सियस में।
100 डिग्री कौन है, 100 डिग्री हो जाएगा, यानी 100 डिग्री, 100 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में है कि अभिकथन ए पृथ्वी से देखे जाने पर शुक्र चंद्रमा की भांति कलाएं दर्शाता है, सही। दूसरा है कि शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। और आठ दूसरा कारण कि शुक्र अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन शुक्र पूरब से पश्चिम उल्टा घूमता है। अब क्या है कि R1 R2 दोनों सही है और R1 ए की सही व्याख्या करता है, R1 R2 दोनों सही है और R2 ए की सही व्याख्या करता है। देखिए R1 R2 दोनों सही है, शुक्र पर बादल युक्त वायुमंडल है, सही है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम घूमता है, ये भी सही है। और ये दोनों व्याख्या जो है R1 R2 दोनों व्याख्या एक के लिए सही है, ये हो जाएगा R1 R2 दोनों सही है और R2 एक की सही व्याख्या करता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल फर्श अधिक ठंडा होता है। इसका कारण यह है कि मार्बल का फर्श, देखते हैं जिसे मार्बल का फर्श है, चलिएगा खाली पैर ठंडा लगेगा और लकड़ी वाला में कम ठंडा लगेगा। इसका मतलब क्या समझे कि मार्बल जो है वह उष्मा का कुचालक है, ठंड ना, लकड़ी के तुलना में ज्यादा कुचालकता रखता है कौन, मार्बल। इसलिए मार्बल आपको ज्यादा ठंडा लगेगा। अब चॉइस अब देख लीजिए, लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा को अधिक परावर्तित करता है, लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा का हीन चालक है, और को प्रतिदिन धोया जाता है जबकि लकड़ी को नहीं धोया जाता है। ये कोई काउज नहीं है। तब क्या होगा कि लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा का, यहां लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा को अधिक परावर्तित करता है, गलत है। लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा का अच्छा चालक है, गलत है। लकड़ी के फर्श की तुलना में उष्मा का हीन चालक है, माने कम चालकता है, माने मार्बल की चालकता कम और ये मार्बल की चालकता ज्यादा और लकड़ी की चालकता कम है। आंसर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर हो गया सी। और आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 में देखिए, इसमें है कि पेट्रोलियम के अवयवों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद के समूह को पहचाने। मतलब पेट्रोलियम का जब हम शुद्धिकरण करेंगे, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा। जब पेट्रोलियम को शुद्धिकरण करते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नेफ्थलीन, कोलतार, ना बिटुमेन एक पदार्थ होता है। तो ये पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट हैं। अब पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से प्राप्त पदार्थ होते हैं। अब पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है एक विधि द्वारा जिसका नाम है प्रभाजी आसवन। तो कई पूछ जाता है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से होता है, तो प्रभाजी आसवन से, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये देखिए, पहला डीजल, पेट्रोल, रेयन, रेयन रेशा है और ना कृत्रिम रेशा, ये कट गया। दूसरा स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम
और बिटुमेन, ठीक है। स्नेहक तेल भी इससे प्राप्त होता है, पैराफिन मोम भी मिलता है, बिटुमेन। अगला डीजल, बिटुमेन, कास्टिक सोडा गलत है। पेट्रोल, रेयन, पैराफिन, मोम, यह रेयन क्या है, कितनी में सा है, ये पेट्रोलियम से नहीं मिलेगा। कास्टिक सोडा पेट्रोलियम से नहीं मिलेगा, तो मिलेगा क्या हमको, स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट, जिसे जो आप कहते हैं मोबिल, तो मोबिल पेट्रोलियम से ही मिलता है, तो स्नेहक तेल मान मोबिल। पैराफिन मोम ये प्राप्त होता है आपको पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से ही। और जैसा कहे कि बिटुमेन भी एक पदार्थ है अलकतरा टाइप का, ये भी आपको मिलता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से। तो इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन देख रहे थे। डिस्कशन भी बहुत अच्छा से आप सुनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा, और क्वेश्चन भी बनते जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। इतना क्वेश्चन बनाते हैं तो रिजल्ट अवश्य होगा। धन्यवाद।